राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया अब असम के राज्यपाल होंगे। हमारे साथ हैं गुलाब चंद कटारिया। सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। एक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है आपको, लेकिन चुनावी साल में यहाँ लोगों को लग रही थी गुलाब चंद कटारिया की ज्यादा जरूरत है। देखो, मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता से यहाँ तक आया हूँ और पार्टी के ही आशीर्वाद से यहाँ तक आया हूँ। पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी, मैंने उसको पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया और मेरा केंद्र का नेतृत्व तो देश के प्रधानमंत्री जी ने मेरे को इस योग्य समझा कि मैं किसी राज्य का राज्यपाल बनूं, तो ये उनका मैं बहुत बहुत बधाई करता हूं उनका। और मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपने मुझे जिस मंशा से जो जिम्मेदारी दी है, मैं कार्यकर्ता के नाते अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन के आधार पर इसको बहुत ईमानदारी से और पूरी निष्ठा और परिश्रम से पूरा करने का प्रयास करूँगा। असम में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कई तरह की समस्याएं भी हैं और बीजेपी वहाँ पर एक सरकार बनाई है लगातार जिस तरह से, तो वहाँ पर दूसरी बार और हिंदू मुसलमान को लेकर भी समस्याएं, एथनिक नॉन एथनिक के लिए भी समस्याएं हैं, तो उसमें राज्यपाल की कैसे चुनौती देखते हैं आप? देखो, मैं सोचता हूँ कि जब काम करने का मन ईमानदारी के साथ और जनता के हित में और देश के हित में करने का जब मन होता है, तो कोई समस्या नहीं रहती है। समस्या अपने आप हल होती है। अगर मन में ही कोई कमी खामी हो, निर्णय करने में ही कोई पक्षपात हो, तब तो संकट आता है। जब सही को सही कहने के लिए अगर प्रयत्न किया जाए, तो कितना भी कठिन से कठिन काम हो, आसानी से हो जाता है। कभी असम गए हो आप? असम से कोई यादें जुड़ी हुई? बहुत सारे राजस्थानी लोग असम में रहते भी हैं। नहीं, आसाम गया हूँ मैं। आसाम में हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जब चेयरमैन था, तो पूर्वांचल में पूरा ही कई दिनों तक हम लोग रहे थे। उसमें आसाम मेरा कई बार जाना हुआ है। आसाम के कार्यकर्ताओं के साथ भी, चुनाव के साथ भी मेरा संपर्क रहा है और अपने इस राजस्थान के कई लोग आसाम के बहुत इंटीरियर में थे। मैं वहाँ के और तनसुखिया ज़िले का भी, मुझे जब जिला बैठक के लिए भेजा तब भी मैं गया हूँ। तो वैसे तो मैं उस एरिया से इतना अधिक परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन जाना आना तो होता रहता है। क्या आपको पता था कि अचानक से राज्यपाल बनेंगे? क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आप बजट के रिप्लाई की तैयारियों में लगे होंगे। नहीं, मुझे नहीं मालूम था। मुझे तो ये पार्टी के और निर्णय के बाद और आप सब लोगों के फ़ोन आने लगे, उसके बाद ही मैं स्नान करके निकला ही था पूजा करके, और मुझे समाचार मिला। तो मैं भी पहले कंफर्म नहीं कर पाया कि मुझे दी है, लेकिन जब अधिकृत कागज़ सामने आया है और आप सब लोगों का भी बार बार फ़ोन आ रहा था, फिर अरुण सिंह जी का भी आया, पूनिया जी का भी आया, राजेंद्र जी का आया, बाकी सबसे आया, तो निश्चित रूप से मुझे ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने दी है और पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने मुझे इस योग्य समझा है, तो मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। प्रधानमंत्री से बातचीत हुई तो कुछ हिंट विंट मिला था? नहीं मिला था? प्रधानमंत्री जी ने बस हालचाल जरूर पूछा था, बस ये कुछ नहीं कहा क्या है। सामान्यतः वो मिलते हैं तो पूछते हैं कटारिया जी कैसे हैं, बस इतनी बात हुई थी। राजस्थान में लोग मिस करेंगे जिस तरह से एक भावनात्मक भाषण देते थे आप, और आंकड़ों का ऐसा लेके आते थे कि सामने वाला जो है वो चित्त हो जाता था। लोग मिस करेंगे आपको विधानसभा में। देखो, मैं को जो जिम्मेदारी दी प्रतिपक्ष नेता के नाते, मैंने उसको निभाने के लिए जितना भी मैं कर सकता हूँ प्रयत्न, उसको करने का प्रयास किया। और सदन में भी मैंने अपनी पार्टी की मंशा और वास्तविकता क्या है और दिखाया क्या जा रहा है, उसको मैंने हर समय पर रखने का प्रयास किया है। तो कोशिश करता हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में इतना बड़ी जिम्मेदारी दी है तो मुझे उतनी ही मेहनत करके उसको पूरा करने का मेरा दायित्व भी बनता है। मैंने उसको करने का प्रयास किया। कमी खामी भी रही होगी, लेकिन मैंने प्रयत्न तो ईमानदारी से किया कि मैं अच्छा से अच्छा पार्टी के लिए अपनी बात को जनता के सामने ले जा सकूं विधानसभा के माध्यम से। आपके हिसाब से आपका उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? हमारे यहाँ उत्तराधिकारी में कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता है। पार्टी का हाईकमान भी होता है और राजस्थान के सब प्रमुख लोग भी होते हैं और विधायक दल के लोगों से भी बातचीत करके निर्णय करते हैं। मैं सोचता हूँ पार्टी बैठ करके जो निर्णय करेगी उसको सब पालन करेंगे। मैंने भी वैसे ही पालन किया। मुझे नहीं पता था 8 बजे तक कि मुझे प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी के लोगों ने मिलकर तय किया और मुझे 8 साढ़े 8 बजे जानकारी मिली कि आपको नहीं है,
तो मैं सोचता हूँ हमारी पार्टी का काम करने का अपना एक तरीका है, सबसे सलाह करके, सबसे बातचीत करके जो अच्छा से अच्छा निर्णय हो सकता है वो करने का प्रयास करते हैं। मेवाड़ में अचानक से एक कद्दावर नेता एक सरकारी पद पर चला जाएगा तो एक वैक्यूम भी आ जाएगा वहाँ पर। देखो, मैं सोचता हूँ बीजेपी में वैक्यूम नहीं आता है। कारण क्या है, बीजेपी में हमेशा नई पौध आती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति पे बीजेपी चलती है। जब अटल जी और आडवाणी जी एक तरह से राजनीति में उनका समय बहुत अधिक हो गया, उसके बाद वो हार हुए, तो आपने किसी ने सोचा नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी जैसा एक व्यक्ति आएगा जो उससे भी अच्छा काम करने की अपनी तमन्ना से काम में लगे हुए हैं। तो हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता काम करने की क्षमता रखता है, जिसको मौका मिलता है वो अच्छे से अच्छे ढंग से करता है। और हमारे पार्टी में यही सबसे बड़ी विशेषता है कि हम नीचे की पौध को भी साथ साथ तैयार करते रहते हैं। हमारे विभिन्न मोर्चों में काम करता है, पार्टी में काम करता है, संगठन में काम करता है, कई हमारे होल टाइमर काम करते हैं। तो मतलब संगठन का ढांचा पोलिंग स्टेशन तक गया है, उन्हीं में से कार्यकर्ता छन छन करके आता है। तो हमारे यहाँ अभाव नहीं रहता है, हमारे यहाँ हमेशा पूर्ति रहती है। एक चाहिए तो 10 मिलते हैं, तो इसलिए कोई अभाव वहाँ नहीं दिखेगा। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कैसे आपका राजनीतिक करियर सफर शुरू हुआ था और कैसे बीजेपी से जुड़े आप? देखो, मेरा राजनीतिक करियर तो मैं तो संघ का एक स्वयंसेवक था और संघ का ही काम करता था। और संघ के काम के लिए ही मुझे एक जगह, जब मैं झाड़ोल में सीनियर टीचर था, मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, विद्यापीठ जो आजकल यूनिवर्सिटी है, कि आप या तो संघ की शाखा लगाओ या नौकरी करो। हमने कहा अभी तो हमारी उम्र जो है ना संघ का काम करने का है, नौकरी और ढूंढ लेंगे। तो उसके बाद पता नहीं ईश्वर ने मन को इतनी ताकत दी कि इस बात की चिंता नहीं की कि बच्चों का क्या होगा। अपने रास्ते पर आगे बढ़े, परिश्रम करते रहे, LLB की, आकर के वकालत शुरू की, इमरजेंसी आ गई, विद्यार्थी परिषद का काम किया, प्रदेश का अध्यक्ष बना विद्यार्थी परिषद का। फिर पार्टी में 77 में उस समय जब 100% जीतने की संभावना थी, तब पार्टी और संघ ने मुझे पहली बार उदयपुर से MLA बनाया। उसके बाद मैंने अपने काम को पूरी मेहनत से करने का प्रयास किया। उसके कारण से भगवान ने भी मदद की, पार्टी ने भी बार बार मुझे टिकट दिया और जनता ने भी मेरे को आशीर्वाद दिया, जिसलिए मैं यहाँ अब तक आया हूँ। गुलाब चंद कटारिया, 2000 में पहली बार इनसे मैं मिला था, तब से आज तक कोई व्यक्ति एक राजनीति में नहीं बदला है तो गुलाब चंद कटारिया है। मैंने इनको स्कूटर पर शादी के कार्ड बांटते हुए भी देखा है। जब गृह मंत्री थे तब भी इनके कमरे में हम ऐसे ही आ जाते थे, और जब ये विधायक थे तब भी। गुलाब चंद कटारिया को एक नई जिम्मेदारी मिली है, असम जा रहे हैं, मगर इनकी शून्यता राजस्थान की राजनीति में हमेशा दिखेगी। शरद कुमार, राजस्थान तक के लिए, जयपुर से।